अब देखेंगे हम, बड़ा इंटरेस्टिंग और एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है और जिसका नाम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स। वास्तव में देखा जाए तो लाप्लास, इससे पहले भी आपने साइंटिस्ट का किसी का नाम सुना होगा, लाप्लास, है ना, और ट्रांसफॉर्म्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स, ठीक। तो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था पियरे डी फर्मेट। पियरे डी फर्मेट नहीं, सॉरी, पियरे डी फर्मेट तो अलग मैथमेटिशियन थे, ये पियरे डी लाप्लास थे। पियरे डी लाप्लास, लाप्लास, ठीक है ना। पियरे डी फर्मेट का नाम आ गया था। पियरे डी फर्मेट तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जनक थे, है ना, तो ये बात भी मालूम होना चाहिए। 27 तो 1749 से 1827 के बीच में रहे ये। और इन्होंने जो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म से एक अपने आप में एक जो टॉपिक बनाया, एक बड़ा एक इनका इंपॉर्टेंस है। और इंपॉर्टेंस क्यों है, आपको मैं ये बता दूं कि आपने डिफरेंशियल इक्वेशन, कितने टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है। तो आप बोलेंगे कि सर हमने तो सबसे पहले तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड हायर ऑर्डर। इसके अलावा होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अलावा साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कितनी सारी हो गई। इसके अलावा और भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। और ये जो सारी की सारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। इसके अलावा हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, या इसमें पार्शियली भी लगा दीजिए आप, पार्शियली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, पार्शियली नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियली नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। छोटे छोटे टॉपिक नहीं है ये, बहुत बड़े टॉपिक है। ये अपने आप में एक यूनिट बन जाती है, ये अपने आप में एक यूनिट बन जाती है, ये अपने आप में एक यूनिट बन जाती है, ये एक यूनिट है पूरी कंप्लीट, ये ही एक यूनिट है। तो छोटा मोटा सिलेबस नहीं है ये, काफ़ी ज़्यादा। और आपने ये भी देखा होगा, मैं इतनी ज़्यादा जोर इस पर इसलिए दे रहा हूँ कि आपको लाप्लास का इंपॉर्टेंस पता चले कि जो लाप्लास का इंपॉर्टेंस है वो क्या है। कहने का मतलब ये जितनी भी मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है ना, इनको सबको सॉल्व करने की कोई एक सिंगल मेथड नहीं है हमारे पास में। इसको सॉल्व करने के लिए हमने 4-5 मेथड पढ़ी थी। इसको सॉल्व करने के लिए पूरा CFPI पढ़ा था, उसमें भी बहुत सारे रूल थे। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अलग टेक्निक थी इसकी, साइमल्टेनियस की टेक्निक अलग थी, ये सेकंड ऑर्डर, इसके लिए अलग ही मेथड थी, सेपरेट मेथड थी, ये अलग चीज़ है। तो इतनी सारी मेथडें याद रखना कितना डिफिकल्ट काम है। अगर मान लिया जाए कि हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर एक एग्जाम्पल मान लिया जाए कि हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं और इंजीनियरिंग में मैकेनिकल ब्रांच है हमारी, या इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, वहाँ पर अगर हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट होती है तो हमें ये थोड़ी मालूम कि ये बनेगी कि ये बनेगी कि ये बनेगी। और फिर मान लिया जाए कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई आपके पास इक्वेशन, उसके बाद उसको सॉल्व करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि यार हमने इतनी सारी मेथडें पढ़ी है, कौन सी मेथड से सॉल्व करेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स एक ऐसी मेथड है कि जो आप चाहे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहे, आप उसको केवल लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेथड दी है पियरे डी लाप्लास ने, है ना। तो अब आप सोच सकते हैं कि पियरे डी लाप्लास जी ने कितना बड़ा काम आसान कर दिया, ठीक है ना, कि एक ही मेथड बनाई और उस मेथड से आप किसी भी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। बड़ा सिंपल सा एक हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं और फिर उसके बाद में देखेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स की डेफिनेशन क्या बनेगी, कैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स को फाइंड आउट करना होगा, कैसे इसके फार्मूले जनरेट होंगे और फिर कैसे हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। तो देखिए एक एक करके बात करते हैं। हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल पर डिस्कशन करेंगे कि वास्तव में लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स किस प्रकार से काम करता है। तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लिया जाए कि d2y/dx2 प्लस 3dy/dx प्लस 2y और इज इक्वल टू e⁻³ 3x।
और साथ ही साथ में यहाँ पर आपको इनिशियल कंडीशन भी दी है, इनिशियल वैल्यूज भी दी है। आपको दिया हुआ है y0 इज इक्वल टू 1 एंड y डैश 0 इज इक्वल टू 2। ऐसी आपको क्या है यहाँ पर इनिशियल कंडीशन भी गिवन है। क्लियर? अब इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। मेरे ख्याल से आप इतना तो जानते ही है कि जब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x मिलने वाला है। ऐसी कुछ आंसर मिलेगा ना। कहने का मतलब हमारा ये है कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें, तो फंक्शन ऑफ x मिलेगा। यदि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर t है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर t है, तो आपको इसका जो आंसर मिलेगा क्या मिलेगा? फंक्शन ऑफ t मिलेगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो y इज इक्वल टू आंसर आने वाला है, और साथ ही साथ में आपको यहाँ पर इनिशियल कंडीशन गिवन है। तरीका क्या रहेगा कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें क्या करना होता है? बोथ साइड लाप्लास लिया जाता है। देखिए, टेकिंग लाप्लास बोथ साइड d2y बाय dt2 प्लस 3dy बाय dt प्लस 2y और इज इक्वल टू लाप्लास e रेस टू दी पावर 3t। आगे बात समझ में? जब हम इसका लाप्लास लेते हैं, इसका क्या लेंगे? लाप्लास लेंगे, तो हमारे पास में यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में इसको सिंप्लीफाई करेंगे। डायरेक्ट नहीं कि एक ही स्टेप में आ जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आपके पास में ऐसा कुछ आएगा, और इसके साथ ही साथ में कुछ फंक्शन आएंगे टी के, एस के, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी जब इसका लाप्लास लेंगे ना तो फंक्शन ऑफ एस आएगा। यहाँ पर ओवरऑल घुमा फिरा के बात ये है कि इसका लाप्लास लेते हैं, इसका लाप्लास लेते हैं, तो आपके पास फंक्शन ऑफ वाई भी आएगा, यहाँ पर कुछ फंक्शन ऑफ एस का फंक्शन रहेगा, और इधर भी फंक्शन ऑफ एस मिलेगा। एस क्या है? तो पैरामीटर से यहाँ पर हम बोल सकते हैं, उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करेंगे तो ओवरऑल आपके पास में फंक्शन ऑफ एस मिल गया। यहाँ पर क्या मिल गया? फंक्शन ऑफ एस। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? सॉल्यूशन किसका निकालना है? y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t का। तो क्लियर सी बात है कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लाप्लास इनवर्स फंक्शन ऑफ s। क्या मिलेगा? लाप्लास इधर से इधर जाएगा, जैसे कि लाग रिथम में होता है ना कि लाग से एंटी लाग बन जाता है, डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन बन जाता है। सेम इसी प्रोसेस से लाप्लास का क्या बन जाएगा? एंटी लाग बन जाएगा, एंटी लाप्लास बन जाएगा, या जिसको बोला जाता है लाप्लास इनवर्स बन जाएगा। फिर उसके बाद में हमें इनवर्स लाप्लास निकालना होगा इतने का, और जो भी इसका इनवर्स लाप्लास रहेगा वो रहेगा हमारा आंसर इसका। फिर से और एक बार बिल्कुल शॉर्ट में मान लिया जाए कि आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन दी है विथ इनिशियल कंडीशन। हमें इसको सॉल्व करना है। नहीं बोला कि लाप्लास मेथड से सॉल्व करिए, फिर भी हम लाप्लास से सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें नहीं मालूम कि इसकी कौन सी मेथड है, CF क्या होता है, PI क्या होता है, नहीं मालूम। तो आपको मालूम होना चाहिए कि लाप्लास, अगर आपको मेथड मालूम है तो आप बड़े आसानी से लाप्लास की मेथड से, केवल एक ही मेथड से कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते। फिर से और एक बार क्या किया जाएगा? टेकिंग लाप्लास बोथ साइड। देखिए मैंने बोथ साइड लाप्लास लगा दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो लाप्लास ऑफ y बचेगा। कैसे बचेगा तो वो प्रोसेस अभी हम सीखेंगे। साथ ही साथ में कुछ s के फंक्शन मिलेंगे आपको, और राइट हैंड साइड में भी आपको s का फंक्शन मिलेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ओवरऑल s का फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा। इस इधर से हटा देंगे लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ s को, तो इधर आ जाएगा। अब लाप्लास है इधर, इस साइड जाएगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? y की वैल्यू चाहिए ना, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t। तो y चाहिए तो लाप्लास इधर जाएगा, तो क्या बन गया? लाप्लास इनवर्स बन गया। तो इनवर्स लाप्लास फाइंड आउट करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी। सीधी सीधी घुमा फिरा के बात यह है कि आपको क्या निकालना है? यहाँ पर लाप्लास निकालना है, और आगे चल के क्या निकालना है? लाप्लास इनवर्स निकालना है। दो चीजें सीखेंगे तब लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपना कंप्लीट होगा। दो चीजें सीखना होगा, एक तो लाप्लास कैसे निकाला जाता है, फिर इनवर्स लाप्लास, एंटी लाप्लास कैसे निकाला जाता है। क्लियर? तो ये दोनों मेथडों को समझने के लिए हमें इस पूरे चैप्टर को पढ़ना होगा। आपको मैं ये बता दूं कि जैसा हम लाप्लास के लिए मेथड अप्लाई करेंगे, सेम उसकी उल्टी मेथड इनवर्स लाप्लास के लिए देखेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको इसके रूल मालूम है तो इसके रूल याद रखना बड़ा आसान काम हो जाएगा। ठीक है? जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में होता ना,
आपको डिफरेंशिएशन के फार्मूले मालूम है, तो इंटीग्रेशन के फार्मूले याद रखना बड़ा आसान काम है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है ना। तो एक एक करके बात करते हैं हम। पहले तो लाप्लास की डेफिनेशन देखते हैं, और लाप्लास की डेफिनेशन देखने के बाद फिर उसके रूल पर डिस्कशन करेंगे और फार्मूलों का डेरिवेशन करेंगे, ठीक। तो आप बने रहिए साथ में। अभी मैं आपको ये बता दूं, एक फार्मूला प्रूव करेंगे, फिर दूसरा जब फार्मूला प्रूव करेंगे उसमें उसकी जरूरत पड़ेगी, तीसरा जैसे डिफरेंशिएशन में होता था सेम वही चलते रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तीसरा फार्मूला प्रूव करेंगे तो पहले और दूसरे की जरूरत रहेगी, कुछ रूल भी मिलते जाएंगे हमें, और उन सारे रूल को फार्मूले के रूप में हमें याद भी रखना है। और फिर उसके बाद में इन्वर्स लाप्लास सीखेंगे तो वो सारे फार्मूले फिर से और एक बार पढ़ना है हमें। और फिर जब ये पूरा कंप्लीट, थोड़ा सा बड़ा रहेगा, क्वेश्चन बड़ा रहेगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आसान है, सबसे आसान काम है ये लाप्लास का, है ना। तो बच्चे बोलते हैं कुछ कि सबसे आसान है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सबसे टफ है, और दोनों कैटेगरी में मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार के बच्चे रहते हैं। टफ वो बच्चे बोलते हैं कि जिन्होंने उसको शुरू से समझा ही नहीं, ठीक है ना, मूड ही नहीं बनाया सीखने का। और आसान वो बोलते हैं कि जो एक तरफ से उसके फार्मूले प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे, और वो आसान भी रहेगा और लाइफ टाइम याद भी रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ। छोटे यार, तेरी वजह से आज क्रिकेट मैच हार गए। मेरी वजह से? क्यों? यार तू थोड़ा सीरियसली खेला कर, अगली बार से तेरे को खिलाऊंगा नहीं, चल भाग। अच्छा, मुझे नहीं खिलाएगा? तू सीरियसली खेलता है? मैं हमेशा सीरियसली खेलता हूँ, तेरी तरह नहीं हूँ कि हमेशा मजाक में खेलूँ। बड़े, इस दुनिया में एक ही प्लेयर है जो सीरियसली खेलता है। हाँ मुझे मालूम है, मुझे मत बता तू। तुझे मालूम है? कौन है बता। कौन? क्या सचिन है? चल भाग, सचिन नहीं है। तो कौन है? अरे बड़े, गौतम गंभीर। अबे मस्ती कम कर, स्टेज पे पढ़ाई कर। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, तो देखिए, लेट फंक्शन ऑफ टी बी अ फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज। देखिए, फंक्शन ऑफ जो टी रहेगा ना, वो क्या रहेगा, डिफाइंड होना चाहिए सभी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, ठीक है ना। ये नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब। नॉट डिफाइंड कैसे होगा, जैसे मान लिया जाए कि फंक्शन ऑफ टी और इज इक्वल टू 1/t-1 और वेयर t इज इक्वल टू 1, तो t इज इक्वल टू 1 के लिए डिफाइंड होगा क्या, 1/t, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ t जो है वो सभी वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना जरूरी है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए। एंड प्रोवाइडेड इंटीग्रल एग्जिस्ट, कहने का मतलब इसका इंटीग्रल भी क्या होना चाहिए, साथ ही साथ में एग्जिस्ट होना चाहिए। इज कॉल्ड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ टी, इट इज डिनोटेड बाय लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एस और इज इक्वल टू दिस। देखिए फिर से और एक बार, ऐसे समझ में नहीं आएगा। हम यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारे पास में दो कंडीशन होना चाहिए। एक जो फंक्शन ऑफ टी जो दिया है ना, ये जो फंक्शन ऑफ टी दिया है ना, वो क्या होना चाहिए, एक तो एग्जिस्ट होना चाहिए। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, एग्जिस्ट नहीं रहेगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं होना है आगे। तो ये क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, और साथ में इंटीग्रेबल भी होना चाहिए। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहे तो इंटीग्रेशन एग्जिस्ट होना चाहिए। दो बातें हो गई। तब लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, हम लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी निकालते हैं तो डायरेक्ट लाप्लास ऑफ टी नहीं निकालते, क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन करते हैं। किसका, 0 to इनफाइनाइट। और जिसका भी इंटीग्रेशन करना है तो फंक्शन ऑफ टी यहाँ पर लिख देते हैं और dt लिख देते हैं, और साथ ही साथ में e⁻⁻ लिख देते हैं। आई बात समझ में। ओवरऑल जिसका भी हमें इंटीग्रेशन करना है वो e⁻⁻ तो रहेगा ही रहेगा, और फंक्शन ऑफ टी यहाँ लिख देना और 0 to इनफाइनाइट इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका जो आंसर आएगा वही लाप्लास का आंसर आएगा। ये बात क्लियर रहना चाहिए कि जब इसका इंटीग्रेशन किया जाता है, किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट, और डिफाइनाइट इंटीग्रल है, डिफाइनाइट इंटीग्रल है, तो क्या होगा, यहाँ से टी गायब हो जाएगा, तो काय का फंक्शन मिलेगा आपको, केवल एस का फंक्शन मिलेगा। कैसे मिलेगा अभी हम डिस्कशन करेंगे। अभी याद देखना, किसका फंक्शन मिलना है आपको, एस का फंक्शन मिलना है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब लाप्लास फंक्शन ऑफ टी फाइंड आउट करते हैं तो हमें आंसर काय में मिलेगा, फंक्शन ऑफ एस में आंसर मिलेगा। देखिए फिर से और एक बार,
एक एग्जाम्पल मान लिया जाए, लेट फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू 1 है, तो 1 का लाप्लास क्या होगा, इस बात को हमने यहाँ पर समझते। देखना, लाप्लास फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट ई रेस टू दी पावर माइनस एस टी। अभी तो आधी बात तो की नहीं मैंने अभी, डी टी, ठीक है, ये होता है फार्मूला, यही होता है ना, फंक्शन ऑफ टी मैंने यहाँ पर लिख दिया। आधी बात ये नहीं की कि यहाँ पर तो अभी ये क्लियर किया नहीं भाई कि यस क्या है, तो यस क्या है, एक पैरामीटर्स है, या इसको बोल सकते हैं हम कि पैरामीटर्स में भी रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है ना। या तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या न्यू वेरिएबल है, इसको क्या बोल सकते हैं हम, न्यू वेरिएबल बोल सकते हैं। ये यस का इंपॉर्टेंस क्या रहेगा कि हम जब लाप्लास में कन्वर्ट करते तो फंक्शन ऑफ यस मिल जाएगा, और फिर इसका जब इन्वर्स से निकालते तो फिर से वापस टी में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका रोल केवल इतना ही है। तो आप यहाँ पर यस इज पैरामीटर्स बोल सकते हैं। पैरामीटर्स क्या हो गए, रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ज़्यादा उलझने वाली बात नहीं है, जस्ट आपको इतना याद रखना है कि लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी का फार्मूला ये होता है, जिसका भी लाप्लास निकालना है उसको यहाँ रखा जाता है और फिर इंटीग्रेशन कर दिया जाता है। देखिए इंटीग्रेशन करते हैं हम, पुटिंग फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू कितना है, 1 है, तो लाप्लास ऑफ 1, देखिए जहाँ जहाँ फंक्शन ऑफ टी लिखा है वहाँ पर 1 रख देता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम भाई। जिसका लाप्लास निकालना है उसको यहाँ रखना है आपको, और डी टी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू दी पावर माइनस एस टी और डिवाइडेड बाय माइनस एस नीचे आ जाएगा, और 0 टू इन्फाइनाइट। इसको लिखा जा सकता है -1 बाई एस, कॉन्स्टेंट को बाहर लिख दिया, और 1 बाय ई रेस टू दी पावर एस टी और 0 टू इन्फाइनाइट। देखिए ध्यान देना इधर, -1 बाई एस, और इसको लिखा जा सकता है इन्फाइनाइट वैल्यू रखेंगे तो ई रेस टू दी पावर इन्फाइनाइट -1 डिवाइडेड बाई ई रेस टू दी पावर 0, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 बाई एस। ई रेस टू दी पावर इन्फाइनाइट क्या होता है, इन्फाइनाइट, और 1 डिवाइडेड बाई इन्फाइनाइट 0, -1 बाय 1, और इसका जब अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाय एस हो जाएगा। ये बात समझ में आई, फिर से और एक बार, ई रेस टू दी पावर इन्फाइनाइट क्या होगा भाई, किसी की भी पावर अगर इन्फाइनाइट रहेगा तो इन्फाइनाइट ही होगा ना, और 1 डिवाइडेड बाई एक किसी कांस्टेंट को अगर इन्फाइनाइट से डिवाइड किया जाए तो 0, ये हो गया। 1 डिवाइडेड बाई ई रेस टू दी पावर 0 1 होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 तो इतना आ गया, 1 डिवाइडेड बाई इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 बाई एस। ओवरऑल अब हमारे पास फार्मूले की लिस्ट बनना चालू हो गया, ठीक है। पहला फार्मूला हमें मिल गया, क्या, लाप्लास निकालना हमें किसका, 1 का, तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाय एस आ जाएगा, क्लियर, इतना आ जाएगा। फार्मूले बनते जा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा फार्मूला देखिए, दूसरा फार्मूला क्या बोलता है कि यदि हमें ई रेस टू दी पावर, सेकेंड फार्मूला बोलता है कि हमें ई रेस टू दी पावर एटी का लाप्लास निकालना है, लाप्लास निकालना है ई रेस टू दी पावर एटी का, तो ये क्या होगा, ठीक। देखिए लाप्लास फंक्शन ऑफ टी और इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट ई रेस टू दी पावर माइनस एस टी और फंक्शन ऑफ टी, वी नो दैट, ऐसा लिख सकते हैं हम, वी नो दैट, ठीक। अब हमें किसका निकालना है, ई रेस टू दी पावर एटी का लाप्लास निकालना है, तो जहाँ जहाँ फंक्शन ऑफ टी है वहाँ ई रेस टू दी पावर एटी रख देता हूँ मैं, ई रेस टू दी पावर माइनस एस टी और ई रेस टू दी पावर एटी और डी टी। 0 टू इन्फाइनाइट ई रेस टू दी पावर, देखना माइनस एस माइनस ए और टी डी टी, कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पर, दोनों की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, टी को बाहर निकाल दिया और माइनस भी हमने कॉमन निकाल दिया। इसका अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू दी पावर माइनस एस माइनस ए टी और डिवाइडेड बाय माइनस एस माइनस ए और 0 टू इन्फाइनाइट। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो भी टी का कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो क्या आ गया, नीचे आ गया, -1 बाई एस माइनस ए, इसको तो मैंने बाहर निकाल दिया, और सेम पिछले बार जैसा कर देता हूँ मैं इसको, एस माइनस ए टी और 0 टू इन्फाइनाइट, और आप देखेंगे कि -1 बाई एस माइनस ए क्या होगा,
अपर लिमिट रखेंगे तो टी के जगह इन्फाइनाइट, तो ई रेस टू दी पावर इन्फाइनाइट, ई रेस टू दी पावर इन्फाइनाइट -1 बाई ई रेस टू दी पावर 0। और आप देखेंगे कि लाप्लास ऑफ ई रेस टू दी पावर AT इज इक्वल टू क्या होगा, तो -1 बाई एस माइनस ए, 1 डिवाइडेड बाय जी इन्फाइनाइट -1 डिवाइडेड बाय 1। ई रेस टू दी पावर इन्फाइनाइट तो इन्फाइनाइट होगा और 1 डिवाइडेड बाय इन्फाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 बाई एस माइनस, ये इतनी छोटी छोटी स्टेपें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिस लेवल पर हम इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी लिख देते हैं ना माइनस ये। ओवरऑल आपको ये पता चला कि लाप्लास निकालना हमें ई रेस टू दी पावर AT का, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस ए। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूले है भाई ये, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम विदाउट फार्मूला डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, सेम विदाउट फार्मूला हम लाप्लास और यूनिवर्सल लाप्लास ये नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर ना। तो ये सारे फार्मूले बनते जा रहे हैं, इन फार्मूलों को आपको रिमाइंड भी रखना है, याद भी रखना है इसको, ठीक है ना। अच्छा, अभी यहाँ पर ध्यान देखिए, ध्यान देना इधर, ये तो बन गए हमारे पास में कितने, 2 फार्मूले बन गए। अब कौन सा फार्मूला बनाना चाहिए भाई, ई रेस टू दी पावर -AT क्या होगा, ये तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ई रेस टू दी पावर -AT, यदि आपके पास में टी का कोफिशिएंट ए है तो एस माइनस ए, और प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सिंपल सी बात। टी का जो भी कोफिशिएंट रहेगा एक्सपोनेंशियल में तो एस माइनस ए, और ई का कोफिशिएंट माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, उल्टा काम करना है आपको। अभी देखना इंपॉर्टेंट फार्मूला, सारे तो इंपॉर्टेंट ही है, और इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट फार्मूला कौन सा, और ये वाला फार्मूला मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में भी पूछा जाता है प्रूफ करने के लिए। आपको बोला जाएगा कि टी की पावर n का लाप्लास क्या होगा, ये बताइए। टी की पावर n का क्या होगा, तो वही काम करना है हमें जो पहले से किया है। कैसा, लाप्लास ऑफ टी रेस टू दी पावर n। बहुत अच्छे से समझना है इस बात को, और ये फार्मूला एग्जाम में पूछा भी जाता है, प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है, सही है ना। जहाँ फंक्शन ऑफ टी है वहाँ पर टी रेस टू दी पावर n रख दिया। अभी ध्यान देना इधर, ऐसे सिचुएशन में किसको फर्स्ट फंक्शन लेना चाहिए, तो टी रेस टू दी पावर n को लेना चाहिए। हमें मालूम है आइलेट रूल होता है, ठीक है। या तो दूसरा तरीका हम बोल सकते हैं कि जिस 2 फंक्शन है जिसका बार बार डिफरेंशिएट करने के बाद में वो रिड्यूस हो तो उसको फर्स्ट फंक्शन लेना चाहिए। देखिए, इसको मैं फर्स्ट ले रहा हूँ और इसको सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन ई रेस टू दी पावर -ST डिवाइडेड बाय -S। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन n टी रेस टू दी पावर n-1। सेकंड का इंटीग्रेशन ई रेस टू दी पावर -ST डिवाइडेड बाय -S, और फिर होल इंटीग्रेशन। आ गई बात समझ में, -1 बाई एस और टी रेस टू दी पावर n डिवाइडेड बाई ई रेस टू दी पावर -ST। माइनस क्यों हटेगा, हट जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा ST, ई रेस टू दी पावर ST। और जब इंटीग्रेशन हो गया है तो लिमिट रखिए ना, लिमिट क्यों छोड़ रहे हैं भाई, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट रखेंगे, और ये क्या हो जाएगा 0 टू इन्फाइनाइट। अभी इंटीग्रेशन होना बाकी है इसका, देखना फिर से और एक बार। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। माइनस माइनस प्लस n डिवाइडेड बाई s, और इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट, और टी रेस टू दी पावर n-1 ई रेस टू दी पावर -ST dt। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, मेरे को नहीं लग रहा कि कोई प्रॉब्लम यहाँ तक होगी। क्या है, सिंपल काम है, n डिवाइडेड बाई s, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हमें सोचना है कि भाई ये क्या होगा, ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा 0। क्यों होगा, बस यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, ठीक है, यही क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन है कि ये 0 क्यों हो गया। ठीक, इतने को मैंने 0 क्यों लिखा, तो ये इसके बारे में बाद में सोचेंगे हम, ठीक है भाई। ये 0 क्यों हो गया इसके बारे में भी बाद में
डिस्कशन करेंगे क्यों जीरो हुआ। अभी तो केवल जो जीरो नहीं हुआ उसके बारे में सोचिए आप। थोड़ा सा ये सोचिए आप कि आपने इसका एक बार इंटीग्रेशन किया, किसका, इसका, तो इसमें और इसमें क्या अंतर रह गया। और एक बार इसको स्पष्ट लिख देता हूं मैं, n डिवाइडेड बाई एस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट t रेस टू दी पावर n माइनस 1 और e रेस टू दी पावर माइनस एस टी और dt। आ गई बात समझ में। देखिए सिमिलरली अगेन इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, t की रिस्पेक्ट। इस बात को बहुत अच्छे से समझना। आपका जो क्वेश्चन था ना वो यहाँ पर, इस पर नज़र रखिए आप, इस पर। इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें इंटीग्रेशन है 0 टू इन्फाइनाइट, तो इसमें भी इंटीग्रेशन है 0 टू इन्फाइनाइट। इसका मतलब यहाँ पर भी 0 टू इन्फाइनाइट आएगा ही आएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर e रेस टू दी पावर माइनस एस टी है, तो यहाँ पर भी e रेस टू दी पावर माइनस एस टी है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चेंजेस तो हुआ नहीं। भाई आपने ये देखा कि एक बार जब इंटीग्रेशन किया तो क्या क्या चेंज आया, तो आपने ये देखा कि 0 टू इन्फाइनाइट e रेस टू दी पावर माइनस एस टी, तो 0 टू इन्फाइनाइट e रेस टू दी पावर माइनस एस टी डी टी, ये तो है ही है, ये तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। जब हमने इंटीग्रेशन किया तो t की पावर n जो थी ना वो सामने चली गई। कहाँ चली गई, सामने। तो और एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर n माइनस 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगी, सामने चली जाएगी। आई ना बात समझिए। यहाँ पर t की पावर n है तो कहाँ गई है, सामने। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो n माइनस 1 है, तो ये भी क्या आ जाएगी, सामने आएगी। n तो पहले से लिखा है। जब इसका इंटीग्रेशन किया तो एक s नीचे आया, तो एक s तो पहले से ही था। इसका अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो और एक s आएगा ही ना सामने। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या हुआ, पहले t की पावर n थी तो n माइनस 1 हुआ, तो यहाँ पर t की पावर n माइनस 2 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। सिमिलरली इंटीग्रेटिंग with respect to t up to n टाइम। दो बार तो कर चुके हैं ऐसा, पूरा टोटल कितने बार करना है, n टाइम करना है। या तो बोल सकते कि इसका n माइनस 2 टाइम। दो बार तो कर चुके हैं, अब और n माइनस 2 टाइम करना है। देखिए एक बार किया तो n आया, दो बार किया तो n माइनस 1 आया। ये बात याद रखना। एक बार इंटीग्रेशन किया तो क्या आया, n। दो बार इंटीग्रेशन किया तो क्या आया, n माइनस 1। तीन बार जब करेंगे तो n माइनस 2। तीन बार जब करेंगे तो n माइनस 2, एक कम। n बार करेंगे तो क्या है, n माइनस 1। आई बात समझ में, नहीं आई, अभी समझेंगे उसको। एक फिर से इस बात को पहले समझ लेते हैं। आपने जब एक बार इंटीग्रेशन किया तो सामने क्या आया, n आया, n माइनस 0, मतलब एक बार किया इसलिए एक कम। दो बार जब इंटीग्रेशन किया तो लास्ट टर्म में क्या आया, n माइनस 1। n तो रहेगा ही रहेगा, n माइनस 1 आया। दो बार किया तो n में से एक कम हुआ। जब तीन बार करेंगे तो n माइनस 2 आएगा। चार बार करेंगे तो n माइनस, मतलब जितने बार इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसकी अपेक्षा एक कम। जब n बार करेंगे तो n माइनस 1 आएगा कि नहीं आया, इससे एक कम। और n से n कैंसिल, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ओवरऑल घुमा फिरा के यहाँ पर क्या आया, केवल 1 आया। कितना आया, 1। क्यों, क्योंकि n माइनस n माइनस 1 और n माइनस n प्लस 1, तो n से n कैंसिल तो कितना आया, 1 आया। आप देखेंगे कि इसके जस्ट पहले क्या आएगा, 2 आएगा। क्यों आएगा, इसके जस्ट पहले क्या आएगा, 3 आएगा। इसके जस्ट पहले क्या आएगा, 4 आएगा। क्यों आएगा, आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे एक एक कम होते हुए जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 के जस्ट पहले क्या, क्योंकि एक एक कम हो रहा है ना, तो ऐसा हो जाएगा। तो इससे पहले 2 2 3 4 5 डैश 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 n तक। फिर से और एक बार देख, जब एक बार इंटीग्रेशन किया तो यहाँ यस आया। जब दो बार इंटीग्रेशन किया तो क्या आया, यस की पावर 2 आया। दो बार इंटीग्रेशन किया तो क्या आया, यस की पावर 2।
तो n बार इंटीग्रेशन करेंगे तो s की पावर कितनी आएगी, n आएगी ना, बिल्कुल सही बात है। और इंटीग्रेशन आप 0 टू इन्फाइनाइट, जब आपने एक बार इंटीग्रेशन किया तो e रेज टू दी पावर st तो आया ही आया, 2 बार इंटीग्रेशन किया तो भी e रेज टू दी पावर st आया, और n बार इंटीग्रेशन करेंगे तो भी माइनस st आएगा। थोड़ा सा टेढ़ा काम है लेकिन समझना पड़ेगा इस बात को, ठीक है। जब एक बार इंटीग्रेशन किया तो t की पावर क्या आई है, n-1। जब 2 बार इंटीग्रेशन किया तो t की पावर n-2 आई, तो n बार इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर क्या आ जाएगी, n-n और dt, बस हो गया काम। इज इक्वल टू ये क्या हो गया, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई s रेज टू दी पावर n, और इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट e रेज टू दी पावर माइनस st, और t रेज टू दी पावर 0 तो 1 हो गया dt। e रेज टू दी पावर माइनस st, जब आपने फंक्शन ऑफ t के जगह 1 रखा था तो क्या हुआ था, e रेज टू दी पावर माइनस st dt, और e रेज टू दी पावर माइनस s dt पहला प्रूफ, सबसे पहला प्रूफ क्या होता है, 1/s, क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई s रेज टू दी पावर n और इंटू 1/s। ये 1 इंटू हो गया कि नहीं, इतना पहला प्रूफ देखिए आप, 1 इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस st क्या होता है, 1/s होता है, तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई s रेज टू दी पावर n प्लस 1। और मैं आपको बता दूं कि ये फार्मूला जो है वो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के भी हिसाब से, और मज़ेदार भी है ना, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल है। तो आपके पास में फिर एक फार्मूला बन गया, लाप्लास निकालना हमें, आपको लाप्लास निकालना है, फोर्थ फार्मूला किसका, किसका लाप्लास निकालना, t रेज टू दी पावर n। तो बड़ा सिंपल सा काम है कि फैक्टोरियल n कर दीजिए और s रेज टू दी पावर n माइनस n प्लस 1 कर दीजिए। जितनी भी t की पावर रहेगी s की पावर उससे एक ज़्यादा और उतना फैक्टोरियल, ठीक है। एक बार फिर से समझेंगे हम इसको। आपको t रेज टू दी पावर n का लाप्लास निकालना है ना, तो यहाँ पर t रेज टू दी पावर n रखना है, ये रख दिया, ठीक। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, ये हो गया। ये क्यों 0 हुआ उस पर अभी हम डिस्कशन करेंगे, इस पर अभी डिस्कशन नहीं कर रहे। देखिए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन, ये कर दिए। इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, इसलिए 0 टू इन्फाइनाइट रख दिया, और फिर ये 0 कैसे हुआ बाद में देखेंगे। ये n/s को बाहर निकाला तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया, इतना आ गया। हमने अब कंपेयर किया इसको, मैंने फिर से और एक बार लिख दिया। बड़ा सिंपल सा काम है भाई, आपने जब इससे एक बार इंटीग्रेशन किया तो कहाँ कहाँ चेंजेस आया, बस इतनी सी बात समझना है आपको। 0 टू इन्फाइनाइट है, यहाँ पर भी है, और e रेज टू दी पावर माइनस st जो और dt जो पहले बार था वही यहाँ पर भी है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। आप चाहे एक बार इंटीग्रेशन करिए चाहे 2 बार करिए, क्लियर ना, ये जैसे कि वैसे ही रहने वाला है। इसका मतलब आप इसका अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 टू इन्फाइनाइट ई रेज टू दी पावर माइनस st dt तो रहेगा ही रहेगा, n टाइम करेंगे तो भी 0 टू इन्फाइनाइट ई रेज टू दी पावर माइनस st dt रहेगा ही रहेगा। अब चेंजेस कहाँ पर आ रहे हैं, जब आपने एक बार इंटीग्रेशन किया तो ये n है ना, वो सामने आया, 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे तो n-1 भी सामने आएगा। ऐसे ही कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन करते जाएंगे तो n-1 आया, फिर n-2 आएगा, फिर n-3 आएगा, फिर n-4 आएगा। ऐसा n टाइम करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और एक एक कम होते जा रहा, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 और अप टू n तक ऐसा होगा। एक बार जब इंटीग्रेशन किया था तो 1/s आया, अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो और एक s आएगा, और एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो अगेन s आएगा, n टाइम करेंगे तो n पावर हो जाएगी, और लास्ट में तो इतना ही है। एक बार जब इंटीग्रेशन किया तो t की पावर में से 1 कम हुआ, 2 बार इंटीग्रेशन किया तो 2 कम हुए, और n बार इंटीग्रेशन करेंगे तो n कम हो गए, तो इसका मतलब इतना बचा, और इतने की वैल्यू 1/s होती है, और ये हमने यहाँ लिख दिया। अब क्वेश्चन ये उठता कि ये क्यों 0 हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, ध्यान देना, इधर लिख रहा हूँ मैं, ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेशन का काम हमारा हो चुका है। ये थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन अगर आपने फार्मूले पूरे प्रॉपर तरीके से, जो चीज़ नहीं आ रही समझ में उसको रिपीट देखिए आप, डबल देखिए आप उसको, और एक बार जरूर प्रैक्टिस करिए तो सारी बातें समझ में आएगी। और यहीं से अगर आपने थोड़ा सा हिम्मत हार दी तो फिर लाप्लास भूल जाइए, ठीक है ना। इतना आपको लेवल लेके चलना पड़ेगा,
तभी तो लाप्लास के क्वेश्चन कर पाएंगे हम, ठीक है ना। उतना कैलकुलेशन आपका होना चाहिए। देखिए ध्यान देना इधर, पहली बात तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर लिख ही देता हूँ मैं -1/s और t⁻n डिवाइडेड बाई e⁻st और 0 to ∞। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। -1/s को तो बाहर लिख देता हूँ मैं, -1/s t⁻n डिवाइडेड बाई e⁻st माइनस लिमिट t टेंड्स टू 0 t⁻n डिवाइडेड बाई e⁻st। बात समझ में आई। ओवरऑल जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर इनफाइनाइट रखना है, फिर माइनस लगाया जाता है लोअर लिमिट का, और जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर 0 रखा जाता है। यही तो काम कर रहे हैं हम यहाँ पर। -1/s लिमिट t टेंड्स टू 0 इनफाइनाइट, ये बाद में देखेंगे। t की वैल्यू अगर 0 रखी जाए तो 0 डिवाइडेड बाय 1, t की वैल्यू अगर 0 रखी जाए तो e⁻0 यानी 1, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि t की वैल्यू अगर इनफाइनाइट रखते हैं तो इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोला जाता है इसको। और जब भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है तो यल हॉस्पिटल रूल लगाया जाता है। कैसे, ध्यान देना इधर, यल हॉस्पिटल रूल अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए आप। जब भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में जाता है क्वेश्चन, कहने का मतलब इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट, 0 डिवाइडेड बाय 0, 0 रेज़ टू द पावर इनफाइनाइट रेज़ टू द पावर इनफाइनाइट, 0 इंटू 0, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, इन फॉर्म में जब भी जाएगा तो इसको क्या बोला जाता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोला जाता है। जब भी ऐसा रहेगा तब आपको यल हॉस्पिटल रूल लगाना है। यल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि डिफ्रेंशिएशन करिए, न्यूमरेटर का भी करिए और डिनोमिनेटर का भी करिए, ठीक है। दोनों का डिफ्रेंशिएशन करिए, और जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे फिर उसके बाद में वैल्यू रखिए। अभी भी आप टी की वैल्यू यहाँ और यहाँ रखते तो फिर से डिटर्मिनेंट फॉर्म में जा रहा, इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट। देखिए फिर से रखेंगे, फिर से इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, n(n-1) और t⁻n-2, और ये हो जाएगा s² और e⁻st। फिर से वैल्यू रखेंगे, फिर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में जाएगा, जाएगा कि नहीं भाई। इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट अभी भी हो रहा, तो हम क्या करेंगे, दिस प्रोसेस क्या करना है, प्रोसीडिंग n टाइम। देन क्या हो जाएगा, इसको हमें n टाइम करना है। एक बार डिफरेंशिएशन किया तो n आया, दूसरी बार किया तो n-1 आया, तीसरी बार करेंगे तो n-1 n-2 आएगा। सेम इसी के जैसा डैश 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 1 तक जाएगा, और t की पावर क्या हो जाएगी, 2 बार किया तो n-2 आया, n टाइम करेंगे तो n-n आएगा, इतना आएगा ना। और डिवाइडेड बाय लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, t टेंड्स टू इनफाइनाइट। हाँ, ये क्या हो जाएगा, s⁻n आएगा, s⁻n और e⁻st ही आएगा, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज आ नहीं रहा। एक बार डिफरेंशिएशन किया तो यस आया था, 2 बार किया तो s², 3 बार n बार करेंगे तो n⁻n, ठीक है, s⁻n। -1/s लिमिट t टेंड्स टू 0, ये क्या हो गया, फैक्टोरियल n, या तो फैक्टोरियल n, चलिए ठीक है लिख देता हूँ मैं, डिवाइडेड बाई s⁻n और 1 डिवाइडेड बाई e⁻st, ठीक है। -1/s इंटू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई s⁻n। देखिए जहाँ जहाँ t है वहाँ पर 0 रखिए, तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई e⁻0, ये इनफाइनाइट था, क्या था, अपर लिमिट की तो बात चल रही थी, ये इनफाइनाइट था ना, ये यहाँ से गड़बड़ कर दिया ना, ये क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। और इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/s फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई s⁻n, 1 बाई इनफाइनाइट 0 होता है। ये कारण था इसके पीछे ये क्यों हमने
जीरो किया था। क्लियर ना? तो यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। सिंपल काम ये है कि जब भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में जाता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होता है? 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 0 × 0। ठीक है, 12th क्लास में हमने इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पढ़ा था। तो जब भी इस फॉर्म में जाता है तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और जब दोनों का डिफरेंशिएशन हो जाएगा फिर रखिए, फिर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में जाएगा, फिर डिफरेंशिएशन करिए। तो ये प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक उस फॉर्म से हट न जाए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, हमारे पास में एक फार्मूला अगेन मिल गया। अब नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। अब हमें नेक्स्ट फार्मूला देखना है। देखिए 4 फार्मूले हमारे पास में। एक तो साइन 80, इसका लाप्लास निकालना है हमें। ठीक, और लाप्लास निकालना है cos 80। 4 फार्मूले इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि चारों को प्रूफ करने का तरीका जो रहेगा वो एक जैसे ही रहेगा। साइन हाइपरबोलिक फंक्शन रहेगा 80 और लाप्लास cos h 80। ठीक है, ये 4 फार्मूलों को हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ किया जाए? तो हमें मालूम है, इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि साइन h 80 इज इक्वल टू होता है e⁻80 माइनस e⁻80 डिवाइडेड बाय 2, और cos h 80 इज इक्वल टू होता है e⁻80 प्लस e⁻80 और डिवाइडेड बाय 2। थर्ड फार्मूला क्या है? साइन 80, और साइन 80 का फार्मूला क्या होता है? e⁻a⁰t माइनस e⁻−a⁰t और डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ये याद रखना, साइन वाले फार्मूले में क्या आता है? नीचे 2 आयोटा आता है। और फोर्थ फार्मूला क्या है? cos 80, और इसका फार्मूला होता है e⁻a⁰t प्लस e⁻−a⁰t और डिवाइडेड बाय 2। देखिए फार्मूला याद रखने का तरीका, हाइपरबोलिक फंक्शन में आयोटा नहीं आता है। क्लियर? और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आयोटा आता है। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात, ये यहाँ पर आयोटा आएगा नहीं, ये साइन वाले फार्मूले में आयोटा आएगा, इसमें नहीं आएगा। देखिए साइन वाले फार्मूले में नीचे भी आयोटा आता है और कास वाले फार्मूले में नीचे आयोटा नहीं आएगा। साइन में बीच में माइनस और कास में बीच में प्लस आएगा। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं इसको, और इन्हीं फार्मूले की हेल्प से हम इनके लाप्लास फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कौन सा 5th फार्मूला प्रूफ कर रहे हैं हम। लाप्लास निकालना में साइन h 80 हाइपरबोलिक फंक्शन को पहले निकाल रहे हैं। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है? e⁻80 माइनस है e⁻−80। ऐसा याद रखता हूँ मैं कि साइन वाले में बीच में माइनस आएगा, कास वाले में बीच में प्लस आएगा। हाइपरबोलिक में आयोटा नहीं आएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक में आयोटा आएगा। ये दोनों में आयोटा आएगा, इसमें नहीं आएगा। ऐसा याद रखने की टेक्निक रखेंगे तो बड़े आसानी से फार्मूले को याद रख पाएंगे। 1/2 कांस्टेंट है लाप्लास e⁻80 माइनस लाप्लास e⁻−80। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। इसका ये क्या बनेगा? 1/s-a। समझ में आई बात? e⁻80 का लाप्लास क्या होता है? 1/s-a। इसकी हेल्प लेंगे हम, s-a हो गया। यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 1/s प्लस ये हो गया 1/2। एलसीएम आ जाएगा s-a और s प्लस a, ये एलसीएम आ गया। इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? s प्लस a और माइनस s-a। ठीक, और इज इक्वल टू 1/2। यस, इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो s से s कैंसिल तो क्या हो जाएगा? 2a डिवाइडेड बाई s² माइनस a²। ठीक है, ठीक सिंपल है। 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचा हमारे पास में? a डिवाइडेड बाय s² माइनस a²। ये बन गया नया फार्मूला। और नया फार्मूला क्या बन गया? 5th फार्मूला बन गया। लाप्लास निकालना हमें साइन h 80 इज इक्वल टू हो जाएगा a डिवाइडेड बाई s² माइनस a², s² माइनस a²। देखिए अगर मैं इसको कास कर देता तो क्या चेंज रहेगा? कास h 80 का फार्मूला देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में प्लस आ जाता है बीच में, यहाँ पर प्लस लगा देता हूँ मैं, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कौन कैंसिल होगा? ये से ये कैंसिल तो 2s हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 2s, और 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचा? s बचा। 6 फार्मूला भी प्रूफ हो गया। ठीक है ना, चारों फार्मूले एक जैसे हैं। लाप्लास निकालना हमें cos h 80 का,
क्या हो जाएगा, यस डिवाइडेड बाई यस स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, ऐसा हो गया। क्लियर। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले देखते हैं। कौन सा फार्मूला है, सेवंथ फार्मूला। सेवंथ फार्मूला क्या हो जाएगा, सेवंथ फार्मूले में लाप्लास निकालना हमें साइन ए टी। पहली बात तो साइन ए टी का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फार्मूला क्या होता है, ई रेस टू द पावर ए आयोटा टी माइनस ई रेस टू द पावर माइनस ए आयोटा टी और डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। फार्मूले में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तभी तो हम प्रूफ कर पाएंगे। इसका फार्मूला ये होता है, साइन वाले में नीचे आयोटा लगता है, कास वाले में नहीं लगता है। 1/2 आयोटा तो ये हो गया, क्या हो जाएगा, लाप्लास ई रेस टू दी पावर ए आयोटा टी माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस ए आयोटा टी, ये हो गया। ठीक, दोनों को लाप्लास को अलग अलग हम यहाँ पर सेपरेट लिख देते हैं। माइनस लाप्लास ई रेस टू दी पावर माइनस ए आयोटा टी, ठीक, ये हो गया। इज इक्वल टू, देखिए ध्यान देना, 2 आयोटा 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस ए आयोटा, सही लिखा गया, माइनस 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस ए आयोटा। जो टी का कोफिशिएंट रहेगा उसको एस में से माइनस कर देंगे, जो टी का कोफिशिएंट रहेगा उसको एस में से माइनस कर देंगे। यहाँ पर माइनस ए आयोटा है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। कहने का मतलब हमने एक्सपोनेंशियल वाले फार्मूले यहाँ पर अप्लाई किए। क्लियर। अब देखिए 1/2 आयोटा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एस माइनस ए आयोटा और एस प्लस ए आयोटा, तो ये हो जाएगा एस प्लस ए आयोटा माइनस एस माइनस ए आयोटा 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। देखिए एस से एस कैंसिल, ए आयोटा और ए आयोटा क्या हो जाएगा, 2 ए आयोटा डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस ए आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 आयोटा। देखिए 2 ए आयोटा और डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस, अच्छा आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1, तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 होगा। आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा। तो आयोटा स्क्वायर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, ये स्क्वायर, इतना हो गया। 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल, तो ये डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ठीक, इतना हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि 7th फार्मूला लाप्लास निकालना हमें साइन ए टी का, तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय साइन है ना, इसलिए ये आएगा नहीं ऊपर, और एस स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। यदि यहाँ पर कास आता है तो ये प्लस हो जाएगा और ये आयोटा हट जाएगा फार्मूला, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा, ये आयोटा हट जाएगा, ये आयोटा हटेगा प्लस होगा, आयोटा हटेगा प्लस होगा, ठीक। कौन कैंसिल होगा यहाँ से, ये आयोटा नहीं आएगा सामने। कौन कैंसिल होगा, ये आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो 2s और 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, यस डिवाइडेड बाय यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मतलब 8th फार्मूला आपके पास मिल गया, लाप्लास कास ए टी और इज इक्वल टू यस डिवाइडेड बाय यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। अब एक बार हम क्या करते हैं, पूरे फार्मूलों को रिव्यू करते हैं, ठीक है ना। भाई याद कैसे रखेंगे फार्मूलों को, फार्मूलों को याद कैसे रखेंगे, ये बात हमें यहाँ पर देखना है, ठीक। पहली बात तो प्रूफ करते आना चाहिए आपको सारे फार्मूले, और प्रूफ करना सीख गए, और कोई प्रूफ अगर समझ में नहीं आया ना तो फिर से वीडियो को और रिवर्स फॉरवर्ड करके देखेंगे, आ जाएगा समझ में, ठीक है ना। और हिम्मत नहीं हारना भाई, ये इम्पॉर्टेंट है। और आपको मैं बता दूं कि भाई एग्जाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते ही है इसके, क्योंकि सिलेबस में है, तो लाप्लास से तो आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन। एक तो फ़ायदा ये भी है, लेकिन जब हम कोई एप्लीकेशन करते हैं, जैसे मान लिया जाए कि मैकेनिकल हो गया या सिविल हो गया या इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो गई या इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, और भी कई ब्रांचें हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम इंजीनियरिंग करेंगे तो वहाँ पर कई सारी सिचुएशन ऐसी आती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, ठीक है ना। और जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है ना तो उसको सॉल्व भी करना रहेगा, और सॉल्व करने के लिए हमारे पास में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी जब स्टार्ट किया था
तब आपने देखा कितनी सारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है हमारे पास में, और उसको सॉल्व करना इतना आसान थोड़ी है, क्योंकि हर टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड अप्लाई करना होता है। लेकिन लाप्लास एकमात्र ऐसी मेथड है जिससे आप केवल अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन विथ इनिशियल कंडीशन दी है तो आप डायरेक्ट लाप्लास के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अभी यहाँ ध्यान देना, सिंपल काम है, लाप्लास निकालना हमें 1 का, तो क्या होता है 1/s हो जाता है। लाप्लास निकालना हमें t⁻n का, तो क्या हो जाता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई s n+1। या तो फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है गामा n+1 डिवाइडेड बाई s n+1। हमें मालूम है ना गामा n+1 इजिकल टू क्या होता है फैक्टोरियल n, हमने गामा का चैप्टर पढ़ा था, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात इतनी? ये दो फार्मूलों को तो याद रखना पड़ेगा। आप इंटीग्रेशन के तरीके से भी याद रख सकते कि t की पावर n होता तो n+1 होता ना t की पावर, तो ऐसा भी याद रख सकते हैं आप इसको। या तो इस फार्मूले को याद रखिए, t की पावर जितनी रहेगी उतनी s की पावर भी हो जाएगी और यहाँ गामा में भी उतना ही आ जाएगा, ठीक है। अब लाप्लास निकालना हमें e⁻at का, तो ये वाला फार्मूला तो बिल्कुल सिंपल है, s माइनस ये कर देना है, जो भी t का कोफिशिएंट रहेगा उसको s में से माइनस कर देना है। और लाप्लास e⁻−at अगर रहता है तो 1 डिवाइडेड बाई s माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। कहने का मतलब t का कोफिशिएंट माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो इतने फार्मूले तो हो गए, ये 4 फार्मूले। अब इसके बाद में बाकी के जो 4 फार्मूले, ये देखिए आप कैसे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं साइन h किसका लाप्लास का क्या होता है a डिवाइडेड बाई s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और लाप्लास कास h at ये होता है s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सेम ऐसे लाप्लास साइन, मैंने कैसे याद रखा था इसको, देखिए कन्फ्यूजन तो सभी को होता है ना, मेरे को भी कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, लेकिन मैंने याद इसको कैसे रखा है जो कि कभी नहीं भूलता हूँ मैं, है ना। उसका कारण ही है कि इसको याद रखने की टेक्निक मैंने ऐसी क्या यूज़ की थी जिससे मैं इसको कभी नहीं भूलता हूँ, ठीक है। s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मैंने ऐसा याद रखा था इसको कि हाइपरबोलिक फंक्शन रहेंगे ना तो नीचे माइनस आएगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेंगे तो नीचे क्या आएंगे प्लस आएंगे। क्लियर? ऐसा याद रखा था। उसके बाद में दूसरी बात ये याद रखी थी कि साइन, देखिए हाइपरबोलिक फंक्शन में नीचे माइनस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नीचे क्या है प्लस है। दूसरी बात ये याद रखी थी कि साइन वाले फार्मूले में ये आता है ऊपर और कास वाले फार्मूले में यस आता है। तो इसको याद रखने का भी तरीका ऐसा समझा था मैंने कि कास है ना यस, कास कास प्रोनाउंसिएशन यस से लगता है ना ऐसा कास, ठीक है। तो यस, हालांकि साइन में भी स्टार्टिंग साइन से होती है ना, तो यस तो इसमें भी आ रहा, लेकिन कास मतलब जहाँ पर इंड हो रहा तो उसमें यस आएगा ऊपर, कास यस, यस मीन्स ऊपर यस, ऐसा याद रखा था। और जो साइन है साइन में ऊपर, तो फार्मूले हमेशा याद रहेंगे ऐसी कोई टेक्निक से अगर हम इसको याद रखते हैं। फिर से और एक बार देखिए कि साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नीचे प्लस आएगा और हाइपरबोलिक फंक्शन में माइनस आएगा नीचे, साइन वाले में ऊपर ये आएगा और कास वाले में ऊपर यस आएगा, ऐसा आप याद रखेंगे। तो इतने फार्मूले हैं हमारे पास, इतने फार्मूले याद रहेंगे तो ही अब आगे बात बनना है, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि अब इसके बाद हम जो फंक्शन यहाँ पर करने वाले हैं, जिसका हम लाप्लास निकालने वाले हैं, उसके साथ में कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हमें यूज़ करनी होगी। क्लियर? तो देखते हैं हम, और भी कुछ रूल है, प्रॉपर्टीज़ है, उनके बारे में हम समझते हैं। लीनियरिटी प्रॉपर्टी, देखिए लीनियरिटी प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। मान लिया जाए कि हमें लाप्लास फाइंड आउट करना है, ठीक है, लाप्लास फाइंड आउट करना है, किसका लाप्लास निकालना है, ए फंक्शन ऑफ टी प्लस बी जी ऑफ टी प्लस सी एच ऑफ टी, ठीक है, और डेज 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 और भी फंक्शन हो सकते हैं, हम केवल अभी 3 फंक्शन की बात यहाँ पर कर रहे हैं। बात समझ में आई क्या? यहाँ पर क्या है, अभी तक हमने क्या किया, लाप्लास निकाला फंक्शन ऑफ टी का, है ना, फंक्शन ऑफ टी, और फंक्शन ऑफ टी के जगह ये कुछ भी हो सकता है अभी तक, जितना काम अभी तक हमने किया।
लेकिन यहाँ पर क्या कांस्टेंट भी है और साथ में ये भी है। इस प्रकार से जैसा इंटीग्रेशन में काम करते थे ना, इंटीग्रेशन में क्या करते थे, जैसे सपोज करें कि हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ टी प्लस बी जी ऑफ टी और प्लस सी एच ऑफ टी और डी टी, इस प्रकार से अगर हमें इंटीग्रेशन करना तो क्या करते थे हम, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देते थे इंटीग्रेशन का। कैसे, ये कांस्टेंट को बाहर निकाला फंक्शन ऑफ टी डी टी, है ना, फंक्शन ऑफ टी डी टी, प्लस बी कांस्टेंट को बाहर निकाला इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ टी डी टी, प्लस सी कांस्टेंट को बाहर निकाला और इंटीग्रेशन ऑफ एच ऑफ टी डी टी। आई बात समझ में। तो ये क्या हुआ, जो कांस्टेंट है कांस्टेंट को बाहर निकालते गए और इनका हमें इंटीग्रेशन करना है इस प्रकार से। सेम ऐसे ही लाप्लास में भी चलेगा। क्या होगा, ये कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए आप और लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी प्लस बी कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया और जी ऑफ टी का अगेन लाप्लास निकाल देंगे हम। और इसी प्रकार से सी कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे और लाप्लास ऑफ एच ऑफ टी। ये इस प्रकार से लीनियर प्रॉपर्टी हो जाएगी। बात क्लियर है। हमने क्या किया, लाप्लास का डिस्ट्रीब्यूशन किया, ए बी सी क्या हो गया, बाहर निकल गया। क्लियर। अब देखिए हमारे पास में क्वेश्चन मिलेंगे। सपोज करें कि इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया। अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे हम इतनी प्रॉपर्टी के बेस पर। मान लिया जाए कि 8 e⁻² प्लस 7t² प्लस cos 3t और इसका हमें लाप्लास निकालना है। इसका क्या करना है, हमें लाप्लास निकालना है। ध्यान देना, इधर क्या करेंगे, 8 लाप्लास ऑफ e⁻²t, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, प्लस 7 लाप्लास t² और प्लस लाप्लास cos 2t। बस डिस्ट्रीब्यूशन करना है जस्ट हमें, ठीक है ना, क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और कोई अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को पहले बाहर निकाल देना है। अब आप बताइए कि यहाँ पर e⁻²t का लाप्लास क्या होगा। तो e⁻²t तो फार्मूले से कंपेयर करें, e⁻² का क्या होता है, 1/s - a ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इंटू 1/s - 2 प्लस 7 इंटू, देखिए t² का क्या होता है, t² का t⁻n तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई s⁻n-1 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई s⁻3। 2 है, पावर 2 है तो पावर n+1 होती ना, या गामा में भी लिख सकते हैं, प्लस cos 2t का क्या है, s आएगा ऊपर और s² प्लस a² मतलब 2 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया, 4 हो गया। और ये बन जाएगा इसका कैलकुलेशन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। 8 डिवाइडेड बाई s-2 प्लस 14 डिवाइडेड बाई s³ प्लस s डिवाइडेड बाई s² प्लस 6। कितना सिंपल काम है, जस्ट हमें फार्मूले मालूम होना चाहिए और फार्मूले मालूम है तो वैल्यू रखते हुए जाएंगे और सॉल्व करते हुए जाएंगे। अब देखिए इतने बेस पर कुछ हम अभी यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। पहले ये तो देख ले कि इस बेस पर हम किस प्रकार के फंक्शन का लाप्लास अभी तक फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके कुछ हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। अब हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, है ना। इन फार्मूलों का यूज करना है और इनका हमें लाप्लास फाइंड करना है। कैसे किया जा सकता है, देखिए आपको मैच करते हुए चलना पड़ेगा कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। लाप्लास फाइंड करना है हमें किसका, t⁻3 का। t⁻n का फार्मूला देखिए क्या होता है, t⁻n का फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई s⁻n+1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई s⁻3+1 और ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल तो s⁻4 और ये हो गया इसका आंसर। डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या बोला है, लाप्लास निकालना हमें किसका, t² - 2t और होल स्क्वायर। इसका डायरेक्ट तो हमारे पास में फार्मूला है नहीं, ठीक है ना। होल रेस टू दी पावर वाला कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन टी की पावर वाला तो है। तो a - b का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, लाप्लास a² - 2ab तो 4t³ प्लस b² मतलब 4t²। ये बात समझ में आ गई, a² प्लस b² प्लस b² - 2ab तो ये हो गया इज इक्वल टू।
अब लीनियर प्रॉपर्टी लगा दीजिए, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए लाप्लास का अंदर, तो क्या हो जाएगा लाप्लास टी रेस टू दी पावर 4 माइनस 4 कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, लाप्लास टी क्यूब प्लस 4 और टी लाप्लास टी स्क्वायर, लाप्लास टी स्क्वायर क्या हो जाएगा लाप्लास टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, टी रेस टू दी पावर 4 टी रेस टू दी पावर एन क्या हो जाएगा फैक्टोरियल एन, तो फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई एस रेस टू दी पावर 5 हो गया, 4 + 1 5 माइनस 4 और फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय एस रेस टू दी पावर 4, ये 4 हो जाएगा, है ना। देखिए टी की पावर 4 है, क्या होता है जितनी पावर है उतना फैक्टोरियल और एक ज़्यादा पावर, जितनी पावर है उतना फैक्टोरियल एक ज़्यादा यहाँ पर पावर, सेम ऐसे ही यहाँ पर, और प्लस 4 और ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय एस रेस टू दी पावर 3, और इसको आप चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस 4 3 जा 12, ठीक है 12 24, तो 24 डिवाइडेड बाय एस रेस टू दी पावर 5 माइनस ये कितना हो जाएगा 6 और 24 माइनस 24 डिवाइडेड बाई एस रेस टू दी पावर 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई एस रेस टू दी पावर 3, इतना हो गया। अब थर्ड हम क्या बोला है, ई रेस टू दी पावर 2t माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना। इसका लाप्लास निकालना हमें, लाप्लास ई रेस टू दी पावर 2t माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। सिंपल सी बात है कि 1/3 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया हमने, इसका आप डिस्ट्रीब्यूटिव कर लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा लाप्लास ई रेस टू दी पावर 2t माइनस लाप्लास टी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3 ई रेस टू दी पावर 2t है तो 1 डिवाइडेड बाय यस माइनस 2 और माइनस टी की पावर कितनी है 2 है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय एस रेस टू दी पावर 3, इतना हो गया। ये इसका फाइनल आंसर, और क्या सिंप्लीफाई किया जा सकता है, एलसीएम अगर लेना है तो ले लो, बाकी उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। फोर्थ पार्ट ये हम रोमन में चल रहे थे इधर ना, ये फर्स्ट सेकेंड और ये क्या था थर्ड था, और अब फोर्थ पार्ट क्या है 2 sin 3t, लाप्लास निकालना हमें 2 sin 3t और cos 2t, क्या होगा इसका फार्मूला, तो लाप्लास क्या हो जाएगा sin a + b, sin a + b मतलब 3t + 2t, तो ये क्या हो जाएगा 5t, ठीक, प्लस sin a - b, a - b मतलब 3t - 2t, तो ये क्या हो जाएगा ओनली t हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या, सिंपल फार्मूला है 2 sin a cos b sin a + b प्लस sin a - b। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं हम, तो लाप्लास sin 5t और लाप्लास प्लस लाप्लास sin t। इसका लाप्लास अगर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, इसका लाप्लास निकालते हैं तो क्या आ जाएगा sin 80 का फार्मूला क्या होता है a डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए की जगह कौन है 5 है, तो 5 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस सेम ऐसे ही यहाँ पर भी 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, या डायरेक्ट इसको 1 लिख सकते हैं, ठीक है, एस स्क्वायर प्लस 1। अब नेक्स्ट कौन सा फिफ्थ, देखिए ध्यान देना इधर, फिफ्थ में क्या है cos 3t और इंटू cos 2t, और इसका हमें लाप्लास निकालना है। देखिए cos a cos b, यहाँ पर 2 होना चाहिए तब तो फार्मूला बनेगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 और लाप्लास 2 cos 3t और cos 2t इज इक्वल टू 1/2 लाप्लास 2 cos a cos b, क्या होता है cos a + b प्लस cos a - b, तो ये हो जाएगा cos a + b मतलब 5t और cos a - b प्लस cos a - b, तो ये क्या हो जाएगा t हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं हम, क्या हो जाएगा 1/2 लाप्लास cos 5t और प्लस लाप्लास cos t, है ना। ठीक, यहाँ पर क्या किया मैंने लाप्लास का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, क्या होगा 1/2
कास टी, यस आएगा ऊपर, यस डिवाइडेड बाय 5 यस स्क्वायर प्लस 25 प्लस लाप्लास, तो ये आ जाएगा 1 यस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा यस डिवाइडेड बाय यस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये भी हो गया। अब ये वाले दो क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, इसके बारे में देखना है। देखना, मैं जगह खाली कर रहा हूँ, किधर से करूँ, इधर से जगह खाली कर रहा हूँ मैं ऊपर से, ठीक है ना। ये वाली लाइन हो चुकी है अपनी। अभी यहाँ पर देखिए, हमें लाप्लास निकालना है, लाप्लास निकालना है 2 कास स्क्वायर 2t। क्या होगा लाप्लास 2 कास स्क्वायर टी का फार्मूला क्या होता है 1 प्लस कास 40 हो जाएगा 40। ये बात समझ में आई क्या भाई? 2 कास स्क्वायर टी का फार्मूला क्या था 1 प्लस कास 2t होता है, तो यहाँ पर 2 है तो ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, इज इक्वल टू लाप्लास का डिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूँ मैं, तो लाप्लास 1 और प्लस लाप्लास कास 40 इज इक्वल टू 1 का लाप्लास कितना होता है 1/s, सिंपल काम, प्लस कास 40 का लाप्लास डायरेक्ट होगा, कास है इसलिए यस आएगा और यस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ठीक है ना। ये इसका फाइनल आंसर। अब साइन स्क्वायर 3t, लाप्लास निकालना हमें, कौन सा था ये 6 था है ना, और ये क्या है 7th। लाप्लास साइन स्क्वायर 3t इज इक्वल टू लाप्लास, हमें यहाँ पर 2 चाहिए ना, तो हम क्या करते 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाइंग इन डिवाइडिंग, 2 साइन स्क्वायर 3t और डिवाइडेड बाय 1/2 ऐसा कर देता हूँ मैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 2 साइन स्क्वायर 3t, तो 2 साइन स्क्वायर फार्मूले मालूम होना चाहिए, 2 लाप्लास क्या होता है 1 माइनस कास 6t हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर टी का फार्मूला होता है 1 माइनस कास 2t होता है, तो यहाँ 3 है तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 1/2 तो बाहर है, डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, 1 का लाप्लास निकालेंगे तो 1/s और माइनस कास का निकालेंगे तो यस ऊपर आ जाएगा और यस स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर मतलब 36, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो बड़ा सिंपल सा काम है। आपको यहाँ पर ये पता चला कि यदि हमारे पास में डायरेक्ट इस फॉर्म में अगर आता है तो हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात ये पता चली कि यदि साइन स्क्वायर मिलता है हमें, इसका लाप्लास निकाल सकते हैं इस मेथड से, कास स्क्वायर रहेगा तो इसका भी लाप्लास निकाल सकते हैं, इसके बाद में साइन क्यूब रहेगा तो भी निकाल सकते हैं, साइन 3t और कास 3t वाला फार्मूला लग जाएगा। साइन और कास के कॉम्बिनेशन में, साइन टी और कास टी के कॉम्बिनेशन में आएगा तो भी हम बना सकते हैं, किया ये हमने एक क्वेश्चन, ठीक है। दोनों साइन के फॉर्म में रहेगा तो भी बना सकते हैं, कास के भी फॉर्म में रहेगा तो भी बना सकते हैं। तो मतलब अभी हमने सिंपल ये फार्मूले यहाँ पर अप्लाई किए। अब इसके बाद में फार्मूले हो गए लाप्लास के, अब इसके बाद में हमें इन फार्मूले के कॉम्बिनेशन में और कोई फंक्शन अगर आ जाता है तो उसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टी समझना होगा। तो पहले प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे।